अनम्यूट हो गए आप? हाँ बोलिए। चेयरपर्सन। हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, चेयरपर्सन, माननीय चेयरपर्सन महोदय, आज इस कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर साहब करेंगे। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे अपने सीट के ऊपर बैठें और आकर के कार्यक्रम का संचालन करें। प्रोफेसर साहब, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, प्रोफेसर जितेंद्र शाह। हाँ, माननीय प्रोफेसर जितेंद्र साहब से निवेदन करता हूं कि वे अपने सीट पर आके बैठें और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वीकार करें। और प्रोफेसर जितेंद्र साहब से निवेदन है कि वे इस कार्यक्रम को यथावत अध्यक्षता ग्रहण करके और हमें कृतार्थ करें। धन्यवाद। अब मैं प्रोफेसर जितेंद्र शाह। अब मैं प्रोफेसर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से, चेयरपर्सन की अनुमति से प्रोफेसर राजमल जी जैन से निवेदन करता हूं कि वे आज के इस कार्यक्रम का अंतिम जो प्रवचन है उसको देवें और हमको कृतार्थ करें। माननीय श्री राजमल जी, प्रोफेसर राजमल जी जैन साहब, आप इस कार्यक्रम का अब जो है प्रवचन देकर के हमें कृतार्थ करें। प्रोफेसर जितेंद्र शाह जुड़ नहीं पाए, क्या हुआ? नहीं, मैं आ गया हूँ। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है प्रोफेसर जितेंद्र शाह, थैंक यू। हाँ आप आ गए, बहुत अच्छा। नमस्कार। आप जो है चेयरपर्सन हैं आज के, और आप हमें चेयरपर्सन की कुर्सी में बैठ करके और हमें कृतार्थ करें और आज के इस कार्यक्रम के संचालन को स्वीकार करें। इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। धन्यवाद सेठी साहब। मुझे इस कार्यक्रम में आज चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया है। इसके लिए मैं आयोजकों का धन्यवाद देता हूं। आज पिछले 4 दिनों से अहिंसा और अलग अलग विषयों पर बहुत ही सुंदर आयोजन करके ज्ञान लाभ करवा रहे हैं। उसके लिए राजमल जी साहब को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज हमारे प्रमुख वक्ता डॉक्टर राजमल जी जैन विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में, खास करके अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अनेक खोज करते हुए भारत देश का नाम उज्जवल किया है। आज हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि राजमल जी साहब ने सूर्य की कोरोना में लोहा और निकल की खोज करके एक बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त किया। इंग्लैंड का बहुत बड़ा सम्मान उन्होंने प्राप्त किया। देश की प्रतिष्ठित संस्था PRL फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी में उन्होंने अंतरिक्ष विभाग में अध्यापन करवाया, संशोधन किया और देश के अंतरिक्ष उपकरणों के कार्य में सबसे प्रथम वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने अनेक आविष्कार किया है। अनेक सम्मान उन्होंने प्राप्त किए हैं। आचार्य श्री कनकनंदी जी महाराज ने सम्मानित किया है। आचार्य तरुण सागर जी महाराज ने सम्मानित किया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। और राजमल जी जैन 70 से अधिक देशों में अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में
संशोधनात्मक पेपर प्रस्तुत करके देश को गौरव दिलाया है। उनके अंडर में मार्गदर्शन में 5 से अधिक विद्यार्थियों ने, संशोधकों ने पीएचडी की डिग्री हासिल की है और आज भी उनके मार्गदर्शन में 5 विद्यार्थी संशोधन कार्य कर रहे हैं। राजमल जी जैन ने निवृत्त होने के बाद अहिंसा मिशन फाउंडेशन की स्थापना करते हुए पिछले 4-6 महीने से पूरे विश्व में अहिंसा की व्याख्या, अहिंसा का प्रचार, अहिंसा का प्रसार उन्होंने किया है। पिछले 2-3 महीने में हमने देखा है कि उनके लेक्चर्स अहिंसा और विज्ञान उस विषय पर बहुत ही सुंदर प्रवचन दिए हैं। वर्ल्ड जैन कॉन्फेडरेशन का मासिक पत्र अहिंसा वर्ल्ड में अभी अभी उनके आर्टिकल छपे हैं और विश्व के पत्रिकाओं में उनके संशोधनात्मक साइंस एंड नॉन वायलेंस के आर्टिकल छपे हैं। 70 से अधिक आर्टिकल आज तक छप चुके हैं और 100 से अधिक प्रवचन दिए हैं और उस प्रवचनों में खास करके की नोट एड्रेस के रूप में उन्होंने वैज्ञानिक संशोधनात्मक प्रवचन दिए हैं। पूरे जैन धर्म के लिए ये गौरव की बात है कि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने इथोपिया में जैन मंदिर की खोज करते हुए एक नई दिशा, विदेशों में जैन धर्म के प्रचार प्रसार प्राचीन काल में कैसे हुआ था उस विषय में बहुत सुंदर कार्य किया है, कर रहे हैं। विदेशों में कहाँ कहाँ जैन धर्म के तत्व हमें प्राप्त हो रहे हैं उस विषय में उन्होंने काफी खोज की है। आज मैं डॉक्टर राजमल जी जैन को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर वैज्ञानिक राजमल जी जैन। बहुत बहुत आभार प्रोफेसर जितेंद्र शाह, आपने मेरा परिचय देने के लिए और पूरे यहाँ पर जो उपस्थित सभी सज्जनों को मेरा अभिनंदन। और आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव, आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव और मुनि श्री आज्ञा सागर जी गुरुदेव, सभी के चरणों के अंदर नमोस्तु 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 करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले थोड़ा समय 2 मिनट लगेगा, मुझे अपना स्लाइड शेयर करना है, तो मैं स्लाइड शेयर करूंगा। प्रोफेसर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रोफेसर राजमल जी का बारे में जो परिचय दिया है इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपके अनुमति से राजमल जी जैन अब जो है अपना प्रवचन प्रारंभ करेंगे। जी, ये शायद मेरा स्लाइड शेयर हो गया है और मैं अपनी बात को प्रारंभ कर रहा हूँ। थैंक यू। हाँ, थैंक यू प्रोफेसर सेठी। मेरा आज का जो प्रवचन है वो अहिंसा के वैज्ञानिक पहलुओं के ऊपर है। बहुत सारी बातें हमने पिछले 3 दिनों के अंदर सुनी है। आज हमारे इस संगोष्ठी का अंतिम दिन है और मैं अंतिम स्पीकर हूँ। आप सब ने जितने शांति से और आशीर्वाद दिया है, अभी भी मैं आपसे यही आशा करता हूँ। मैं अहिंसा की जो परिभाषा है जो हमारे जैन धर्म में दी गई वो थोड़ी अलग तरह की है, जो आत्म तत्व से जुड़ी हुई है और इस आत्म तत्व से जुड़ी होने के कारण ही पूरे विश्व के अंदर अन्य किसी भी धर्म के अंदर जो अहिंसा की परिभाषा है उससे थोड़ी सी अलग है। हम केवल ये नहीं कहते कि
अहिंसा का अर्थ ये कि किसी भी जीव को पीड़ा नहीं पहुंचाना, उसको किसी भी तरह से हत्या नहीं करना। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि उसकी आत्मा तक को भी क्षति नहीं पहुंचे, उसको पीड़ा नहीं पहुंचे किसी तरह से, चाहे वो एक इंद्रिय ही जीव क्यों ना हो। उस एक इंद्रिय जीव की हत्या के बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात है, उसकी हत्या की बात ही नहीं सोचते, बल्कि उसको मन वचन काया से किसी तरह से पीड़ा नहीं पहुंचे, उसका भी जो है एक अपराध माना जाता है हमारे यहाँ। तो कहने का उस एक इंद्रिय जीव का जो है वो, मेरी आवाज आ रही है, सबको आ रही है सर वहां पे? आ रही है सर। ठीक है। तो मेरे कहने का कि किसी भी एक इंद्रिय जीव तक के पीड़ा नहीं पहुंचाना, बल्कि उसके बजाय अगर वो पीड़ित है कोई भी जीव, तो उसको जीव दया के तहत हमारे अंदर करुणा होनी चाहिए और हमें उसको सहायता करनी है कि वो जीवित रह सके। हमारे यहाँ अहिंसा का अर्थ यानी उसकी किसी भी जीव की चेतना तक पहुंचने का मतलब है। इसीलिए हमारे यहाँ ये भी कहा गया कि सबसे पहले आपको अगर अहिंसा के बारे में सोचना है तो आपके दिल के अंदर दया आनी चाहिए। दया धर्म का मूल है और करुणा होनी चाहिए। मैं आपको इसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं कि संवेदनशीलता क्या होती है, करुणा क्या होती है। जब हमारे प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के सभागार में जब एक बार सौधर्म इंद्र नीलांजना को नृत्य के लिए लाए थे, तो वो नीलांजना नृत्य करते करते बेहोश होकर गिर गई और मर गई। हालांकि उसी समय सौधर्म इंद्र इतना प्रशिक्षित था कि उसने उस नीलांजना को हटा दिया और एक दूसरी नीलांजना तुरंत खड़ी कर दी और नृत्य करने लग गई। तो बहुत सारे जो राजा महाराजा वहां थे, सम्राट, उनकी नोटिस में भी नहीं आया, लेकिन प्रभु ऋषभदेव की नजरों से वो दृश्य नहीं ओझल हो सका और उन्होंने वो दृश्य देख लिया, चाहे वो एक माइक्रो सेकेंड ही लगा हो, मिली सेकेंड लगा हो, लेकिन उन्होंने वो दृश्य देखा था। और उस दृश्य को देखते ही, नीलांजना की मृत्यु को देखते ही उनके दिल के अंदर वो संवेदनशीलता जागी कि ये एक जीव, एक इंसान, एक पंचेंद्रिय जीव नृत्य करते करते मृत्यु प्राप्त कर सकता है, तो ये छोटे छोटे जीव इसके नृत्य करते करते कितनों की हिंसा हुई होगी। तो ये रिनाउंसिएशन यानी तपस्या की तरफ उनका ध्यान चला गया और वो तुरंत खड़े हो गए वहां से। और उसके बाद उन्होंने जो रास्ता इख्तियार किया, मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये कहलाती है जीव के प्रति संवेदनशीलता, वो करुणा। और इसीलिए भगवान ऋषभदेव ने सबसे पहले जो धर्म शुरू किया वो सार्वभौमिक करुणा, सार्वभौमिक प्रेम का था। ये सार्वभौमिक प्रेम, सार्वभौमिक करुणा भगवान ऋषभदेव से प्रारंभ हो करके धीरे धीरे हमारे 24 तीर्थंकर में इस रथ की यात्रा अहिंसा की चलती रही, लेकिन भगवान महावीर के आते आते यही अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म यानी सार्वभौमिक जो प्रेम है, करुणा है, उस अहिंसा परमो धर्म में परिवर्तित। अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म माना गया, उसके बराबर कोई धर्म नहीं। और अहिंसा किसी भी व्यक्ति में तब तक नहीं आ सकती जब तक वो सत्य का पालन नहीं करे। तो यानी ये कहा गया कि अहिंसा का अगर केंद्र बिंदु है, उसकी नाभि है, तो वो सत्य है, परम सत्य की और पालना करना चाहिए। इसके बाद में ये भी कहा गया कि हमें अपने स्वयं के मन वचन काया से तो किसी भी हत्या का या उसके बारे में सोचना ही नहीं है, लेकिन कोई और से कराना या कोई और कर रहा है तो उसकी अनुमोदना करना, यह भी हिंसा है। तो अर्थ यह हुआ कि अगर हमने अपने विचारों से भी कहीं भूल से भी किसी के साथ कुछ गलत मतलब जो है अपना कम्युनिकेशन कर दिया, अपनी बात को गलत रख दिया और उसकी वजह से उस सामने वाले व्यक्ति के अंदर हिंसा हो गई या उसके कोई नुकसान हो गया, तो वो भी हिंसा है। न केवल हत्या ही नहीं, बल्कि विचारों से, हमारे मुंह से बोलने से कुछ भी हो जाए या किसी की अनुमोदना करने से भी हो, तो ये हिंसा है। इसीलिए उसी के साथ एक और जोड़ा गया आयाम, उसको हम कहते हैं क्षमा याचना, फॉरगिवनेस, पार्डन, एपोलोजाइज करना। तो ये जो है कि क्षमा याचना जब निकाला गया, एक सूत्र निकाला गया भगवान महावीर ने, तो उसको भी अहिंसा का ही एक इंटीग्रेटेड कंपोनेंट माना गया।
ये अहिंसा कोई ऐसा नहीं कि हमारे धर्म में ही है, जैन धर्म में, लेकिन मैंने जैसे प्रारंभ में कहा कि जैन धर्म में अहिंसा का जो तत्व है, अहिंसा की जो बात है, वो जीव के यानी सिंगल टिश्यू का है या एक इंद्रिय जीव है, लेकिन उसके आत्म तत्व के साथ जुड़ा हुआ है। बाकी अहिंसा की बात तो महाभारत के समय भी हुई। मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि जब पांडव जीत भी गए, लेकिन जब उनको ग्लानि हुई, क्योंकि 166 करोड़ लोग मरे थे उस समय और सब निर्दोष लोग उसमें मर गए थे, तो आपको अनुमान लगाइए कि जब पंचेंद्रिय जीव 166 करोड़ लोग मरे तो कितने असंख्यात असंख्यात असंख्यात, पता नहीं इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जो है छोटे जीवों की या एक इंद्रिय जीवों की भी हत्या हुई होगी। लेकिन उस सब को ग्लानि करके उन्होंने फिर महाप्रस्थानिका जो पर्व करके ग्रंथ है, मैंने उसको पढ़ा और मुझे उसमें लगा कि बहुत बड़ी अच्छी बात अहिंसा के बारे में कही गई है। मैं आप सबके सामने पढ़ना चाहूंगा इसको, क्योंकि श्लोक के अंदर अहिंसा के कई सारे स्वरूप और उसके जो है विभिन्न चरित्र बताए गए। उसमें कहा गया कि अहिंसा परमो धर्मस्त तथा अहिंसा परमो दमः, अहिंसा परमो दानम, अहिंसा परमस्य तपः, अहिंसा परमो यज्ञस्य तथा अहिंसा परमं बलम, अहिंसा परमं मित्रम, अहिंसा परमं सुखम, अहिंसा परमं सत्यम, अहिंसा परमं शरुतम। यानी अहिंसा जो है वो हर तरह से सर्वश्रेष्ठ धर्म है, ये वो भी मानते हैं। अहिंसा जो है सेल्फ कंट्रोल करने का सबसे बड़ा साधन है। अहिंसा भगवान की ओर से सबसे बड़ी गिफ्ट है और अहिंसा जो है बेस्ट प्रैक्टिस है। अहिंसा सबसे बड़ा बलिदान कुर्बानी है। अहिंसा जो है वो सबसे बड़ी ताकत होती है, शक्ति होती है। अहिंसा ग्रेटेस्ट फ्रेंड, सबसे बड़ा मित्र है और अहिंसा सबसे बड़ी प्रसन्नता खुशी की बात है। अहिंसा जो है वो सबसे बड़ा सत्य है और अहिंसा है वही सबसे बड़ा जो है गुरु होता है। ये हमारे भारत का कल्चर है, ये हमारी भारत की संस्कृति है। लेकिन पूरे विश्व के अंदर और अब तो भारत में भी हमें शर्म आती है ये सब कहते हुए कि हम अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन अहिंसा के बारे में क्या कह रहा है? वो तो कह रहा है कि प्रत्येक जो है एक दिन में लगभग 13.6 यानी 14 करोड़ समझ लीजिए, 14 करोड़ मुर्गियों को काटा जाता है रोज का। 14 करोड़ मुर्गियों की हत्या कर दी जाती है खाने के लिए। दूसरा, लगभग 30 करोड़ जो है मछलियों को मारा जाता है, ये प्रतिदिन का नियम हो गया है। और 20 करोड़ से अधिक जानवर जो हैं वो प्रत्येक दिन उनके खाने के लिए मारे जाते हैं। यानी मैं ये कहूं कि हमारे खाने की जो लोभ लालच, हमारी लस्टरनेस जो है, उसके वजह से कितने ही जीवों की हत्या होती। और ये जीव वो हैं जो हमें दिखाई देते हैं। अभी तो ऐसे भी जीव हैं जो दिखाई नहीं देते या बहुत सूक्ष्म है या 2 या 3 इंद्रिय की जीव है, और जिसकी वजह से हम कह रहे हैं पूरे विश्व के अंदर जो है अभी खाने का शौक लोगों को इतना अलग चढ़ा है कि न केवल मछली बल्कि समुद्री जो जीव हैं उनको भी खाया जा रहा है, उनकी भी हत्या करके खाया जा रहा है। मैं तो क्षमा चाहूंगा सभी से, ये कहते हुए मुझे शर्म आती है, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं कि जो हवा में उड़ने वाले जीव हैं उनकी भी हत्या करके उनको भी खाया जा रहा है। यहां तक कि चमगादड़ को, बैट्स को भी खाया जा रहा है। और ये स्वयं जो है संयुक्त राष्ट्र संगठन के आंकड़े हैं जो मैं आपके सामने अभी दिखा रहा हूं कि अलग अलग जो कंटिनेंट्स हैं विश्व के, जैसे कि एशिया है उसका, इसके बाद यूरोप का, नॉर्थ अमेरिका यानी जहां हम यूएसए की बात करते हैं, साउथ अमेरिका या पेरू वगैरह की बात करते हैं, सेंट्रल अमेरिका, अफ्रीका। तो आप देखें, मेरे पास ज्यादा आंकड़े नहीं है लेकिन पिछले 60 वर्षों के आंकड़े हैं और ये आंकड़े ये बताते हैं कि प्रत्येक वर्ष में टन्स के अंदर, टन यानी एक टन में 1000 किलो होता है, इतने मेट्रिक टन यानी लाखों करोड़ों की संख्या के अंदर जीवों की हत्या कैसे होती है। तो वाई एक्सिस पे मेट्रिक टन है, एक्स एक्सिस पे वर्ष के आंकड़े हैं। और मैं आपको इसके माध्यम से यूएनओ ने जो मैसेज दिया है वो बहुत बड़ा मैसेज है, वो मैं आपको कहना चाहता हूं कि पिछले जो कुछ वर्षों से, विशेष करके 1980 के बाद एकदम तेजी से मीट का कंजम्पशन, मीट खाने की यानी मांसाहारी खाने की
मांसाहारी भोजन लेने की आदत और बढ़ती जा रही है। हम अहिंसा का जितना प्रचार कर रहे हैं उतना लोग मांसाहारी होते जा रहे हैं। ये हमारे पूरे विश्व के पटल के लिए शर्मनाक बात है। 90% से अधिक लोग जो है वो मांसाहारी हो गए। मैं आपके इसी चित्र के माध्यम से, एक मेरे स्टूडेंट, हम लोगों ने मिलकर रिसर्च चल रही है और बल्कि एक पेपर तैयार कर रहे हैं जो हम अहिंसा वर्ल्ड के अंदर फिर से प्रकाशित करने वाले हैं। आप देखें कि मैंने येलो बॉक्स में हर 10-10 वर्ष के अंदर एक आंकड़े लिखे हैं येलो बॉक्स के अंदर। जैसे पहले जो है 61 से 70 का जो दशक था उसमें 40/6 लिखा है, फिर 41/6 लिखा है, 5 लिखा है। तो ये 40 का अर्थ है भूकंप इतने आए हैं उस 10 वर्षों में, और ये वो भूकंप जो बहुत ही मानव के लिए हानिकारक है, यानी रिएक्टर स्केल पे 5 से ज्यादा है। और नीचे 6 लिखा है, इसका मतलब इतनी सुनामी आई है। अभी आज्ञा सागर जी गुरुदेव है जो बात कर रहे थे कि किस तरह से मांसाहारी चीजों से, मछलियों को तबाह करने से, उनको खाने से, उनको मारने से सुनामी आती है इत्यादि। लेकिन मैं तो आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण रख रहा हूं कि इतना जो है, जो हमने रिसर्च किया, हमने प्रत्येक वर्ष के आंकड़े निकाले हैं। मेरे लिए यहाँ प्रत्येक वर्ष का लिखना संभव नहीं था, तो मैंने 10-10 वर्ष के जोड़ लिए हैं। इस तरह से आप देखिए कि जो मैंने कहा कि 1980 के बाद में, यानी 1990 से जैसे ये मांस ज्यादा खाना शुरू हुआ, तो आप देखिए भूकंप और सुनामी भी ज्यादा आने लग गई है। यानी 1990 से 2000 के दशक में 65 तो अर्थक्वेक आए, 6 सुनामी आई। उसके बाद एकदम देखिए तेजी से मांस खाना बढ़ा तो 341 भूकंप आए और 11 सुनामी आई। और अभी जो दशक चल रहा था 2010 से लेके अभी जो कंटिन्यू अभी भी चल रहा है, मेरे पास 2017-18 के आंकड़े हैं, और इतने में ऑलरेडी 401 भूकंप आ चुके हैं और 19 सुनामी आ चुकी है। मैं आप सबका ध्यान इस और आकर्षित करना चाहता हूं कि ये कोई वो नहीं है, कोई झूठे आंकड़े नहीं है, कोई बनावटी आंकड़े नहीं है, बल्कि थोड़ा हो सकता है कि मेरे हाथ से अंडर एस्टिमेट हो गया और रियल आंकड़े इससे भी ज्यादा हों। मैं आपको सभी को इस आंकड़ों के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि मैं, क्योंकि सूर्य का वैज्ञानिक हूं और सूर्य धरती के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है, इसी तरह से गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज होती है, वो भी प्रभावशाली होती है। और 80% हमने जब निकाला कि लगभग 70 से 80% तो प्रभाव भूकंप और सुनामी में जो योगदान होता है वो तो सूर्य और गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज का रहता है। लेकिन जब हम इसका कोरिलेशन देख रहे थे तो कोरिलेशन में हमको 20-25% का गैप लग रहा था। और जब ये हमने हिंसा की बात का आंकड़ा जब लिया, उसके अंदर इंक्लूड किया, तो लगभग जो हमारा कोरिलेशन जो है वो लगभग 95% से 100% के आसपास बैठ रहा है। कहने का अर्थ मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हम हत्याएं कर रहे हैं, जो हिंसा कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट, एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभा रहा है इस धरती के ऊपर भूकंप और सुनामी लाने के लिए। मैं आगे आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो हमने जीवों की हत्या सिर्फ इसलिए करना शुरू किया है कि 2 कारण। एक तो हमारे खाने की जो लालच है, जो लालसा है, वो बहुत बढ़ गई है, और दूसरा हमारे जो शौक हैं वो बहुत बढ़ गए, जैसे कि चमड़े का बेल्ट होना, चमड़े का पर्स होना, मेरे चमड़े की बिंदिया हो, ये हो, तो इत्यादि सब चीजें। तो मैंने एक प्रश्न अभी पूरे विश्व में पूछा है कि आप खाने के लिए जिंदा है कि जिंदा रहने के लिए खा रहे हैं। यानी हम जीवित रहने के लिए खाना चाहिए तो वो तो बहुत कम चाहिए, क्योंकि हमारे दिगंबर साधु भी जीवित रहने के लिए थोड़ा सा एक ही समय खाना खाते हैं। और अगर आप खाना खाने के लिए जिंदा है तो फिर तो कोई इसका पार नहीं है। इसलिए महात्मा गांधी ने यह कहा था कि इस प्रकृति के पास में सब कुछ है जो आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है, लेकिन आपकी नीड जब ग्रीड में बदल जाए, यानी आपकी आवश्यकता लोभ लालच में, मोह माया में बदल जाए, तो उसका तो फिर प्रकृति भी कुछ नहीं कर सकती। इसी के संदर्भ में मैंने पूरे विश्व के अंदर एक मैसेज डाल रखा है, एक संदेश लेके घूम रहा हूं कि आपको जीवन चाहिए यानी लाइफ चाहिए, या लंच चाहिए, या फूड चाहिए। यानी तो ये इसके ऊपर कभी कई सारे प्रवचन हम लोग करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। मेरा अपना एक व्यू है कुछ इस पॉइंट के ऊपर कि जब वेजिटेरियन फूड सब कुछ दे सकता है, आपको मिनरल्स दे सकता है, आपको अच्छे प्रोटीन्स भी दे सकता है, विटामिन्स दे सकता है, तो ये किस बात से आप बार बार कह रहे हैं कि नॉन वेज फूड से अच्छे प्रोटीन्स मिलते हैं, अच्छे विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिल जाएंगे, हमको जो है दूसरे जो एसिड चाहिए बॉडी को भी मिलते हैं।
जैसे मैं कहता हूं कि नींबू से हमारी मौसम भी होती है, कई अन्य सारी चीजें हैं, उससे साइट्रिक एसिड मिलता है, तो फिर आप दूसरी जगह क्यों ढूंढते हैं? हमें अपनी मिर्ची से फॉलिक एसिड मिल रहा है, तो फिर आप बाहर दूसरी चीज में क्यों ढूंढ रहे हैं? लगभग मेरा कहना यह है कि सभी के सभी जो हैं खाने की चीजें वो उपलब्ध है, वो वेजिटेरियन फूड के रूप में। तो नॉन वेज केवल एक बहाना है कि हमें ये चाहिए, हमें ये शक्ति मिल जाएगी, ऐसा कोई भी नहीं है। बल्कि वेजिटेरियन फूड खाने वाले की इम्यूनिटी जो है वो ज्यादा होती है, और ये मैंने सिद्ध भी किया है, मैं अभी थोड़ी देर में आपके सामने बताऊंगा। दूसरा जो है कि हम ऐसे पता नहीं कि क्यों जीव को मार रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही आज्ञा सागर जी ने कहा था कि हम हत्या करते हैं तो अंदर से वाइब्रेशंस निकलते हैं, वेव्स निकलती हैं। मैं पिछले 2 वर्ष से एक ये प्रयोग के रूप में साबित करके, और लोगों ने, जो डॉक्टर्स ने और दूसरे वैज्ञानिकों ने जो साबित किया है, तो उसकी चर्चा करता हूं, हमेशा हर जगह प्लेटफॉर्म पे करता हूं कि हमारे शरीर के अंदर से लगभग 3 तरह की वेव्स निकलती हैं, और उनको देखा गया है और उनको साबित भी किया गया है। अगर जब इस तरह से आप किसी जीव को मारेंगे पहले, क्योंकि उसकी चमड़ी नरम करनी है, तो उसकी कितनी पीड़ा होगी ये कोई नहीं समझता, और उसको जब काटेंगे तो उस समय उसको कितना दर्द होगा ये हम नहीं समझते। दूसरी बात, हम बछड़ा जो पैदा होता है उसका बछड़ा पहले ही चुरा लेते हैं और बछड़े से मां को दूर कर देते हैं, उससे कितनी बड़ी हिंसा होती है, इसके बारे में भी विचार करने की बात है, और ये मैसेज उन हत्यारों को पहुंचाना जरूरी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हजारों, लाखों और करोड़ों की संख्या में जब हत्या होती है तो 3 तरह की वेव्स जो ऑलरेडी साबित हो चुकी हैं, और उनको हम इंफ्रासोनिक वेव्स भी कहते हैं, जो बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी की होती है, और जितनी कम फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती हैं वो बहुत दूर तक जाती है। बल्कि आचार्य श्री कनकानंद जी गुरुदेव तो कहते हैं कि वो ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक चली जाती है, और उसी से वापस रिटर्न हो करके तेजस वर्गना के थ्रू हमारा कार्मांड, यानी हमारा जो है लेखा जोखा तैयार होता है, और हम कर्म बंद करते हैं। मैं आपको इसके अंदर 3 वेव्स की बात कहूंगा। जो सबसे पहली जो बात है वो हार्ट का, हमारी जो बिट्स है उसकी वेव्स आती हैं, और ये तो पहले से ही पता है। लेकिन हमारे फेफड़े जो रिदम सांस लेते हैं उसकी वेव्स भी होती हैं, और वो भी सत्य है, और उनको भी रिकॉर्ड ऑलरेडी कर दिया गया है। लेकिन तीसरी वेव जो अभी रिसेंटली, जिसको ट्रॉबे और हेरिंग ने साबित किया था, और उसने कहा कि इमोशनल स्टेट, यानी हमारे भाव, हमारी भावना से जुड़ी हुई वेव होती है, वो बाहर आती है। यद्यपि वो बहुत कम फ्रीक्वेंसी की होती है, लेकिन वो बहुत दूर दूर तक जाती है। मैं थोड़ा सा आपको आशीर्वाद कहता हूं। आचार्य श्री वहां बैठे हुए हैं, और उन्होंने केवल हाथ ऊपर करके मुझे आशीर्वाद दिया, आप सबको आशीर्वाद दिया। इसी तरह से अगर कोई बद्दुआ भी देता है अंदर दिल में से, मुंह से बोल के नहीं, तो ये अंदर की जो भावना है वो बाहर आती है, एंड दैट इज इमोशनल स्टेट, और वो बहुत दूर दूर तक इंफ्रासोनिक वेव्स के अंदर जाती है। अभी इंफ्रासोनिक डिटेक्टर्स बन चुके हैं, और इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा जाना चाहिए कि ये जो हत्यारे, जो ये जल्लाद हैं, जो करते हैं, तो वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, और उनका कर्म का लेखा जोखा कितना खराब होगा। मैं एक और चीज आपके सामने रखना चाहता हूं कि हम कितने सारे कुरीतियों के शिकार हो रहे हैं। आप देखिए कि कहीं पर तो हम दुर्गा माँ के नाम पर जो है बकरे की बलि चढ़ाते हैं, कोई कुर्बानी के नाम पे चढ़ाता है, कोई अल्लाह के नाम पे चढ़ाता है, कोई गाय की हत्या करता है, कोई देश के अंदर कुत्ते को मारने की इजाजत नहीं है, कुत्ता खाने की इजाजत नहीं है, तो दूसरी ओर दूसरे देशों के अंदर कुत्ता खाने की इजाजत है। तो यानी हम ये कब तक सहन करते रहेंगे, कब तक इन रूढ़िवादी और इसके अंदर रहेंगे, और इन जो विचारधारा है उसको बदलने की बहुत आवश्यकता है। मैं प्रतिवर्ष देखता हूं कि जब ये इस तरह के अवसर आते हैं जिनको एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है, यहां तक कि सरकार भी उसके लिए उस दिन के लिए छुट्टी रख देती है। मुझे तो आश्चर्य की बात लगता है कि भारत जैसे देश में, जो अहिंसा का देश है, उसमें ऐसी चीजें अलाउ की जाती हैं, तो वहां पर हत्याओं के दिन 1 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों के तादाद के अंदर बकरे को, गाय को या भैंसे को, अलग अलग जीवों की जो है हत्या की जाती है। और ये जो हत्या करने वाले हैं उनके पीछे कौन लोग हैं वो हम सब जानते हैं, लेकिन हम कुछ भी बोलते नहीं है। न बोलना, न विरोध करना, ये भी एक हिंसा है। मैं अपनी बात को और आगे बढ़ा करके आपके सामने मैंने कहा था कि मैं साबित करना चाहता हूं कि
किस तरह से वेजिटेरियन लोग जो है उनकी इम्यूनिटी ज्यादा होती है। मैं आप सबका ध्यान अभी वर्तमान में जो कोरोना वायरस चल रहा है उसकी तरफ ले जाना चाहता हूं। मैं विशेष करके डॉक्टर गंगवाल अगर बैठे हैं तो मैं डॉक्टर गंगवाल का ध्यान भी इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आप देखिए कि पूरे विश्व के अंदर कोरोना वायरस से लगभग सभी देश इससे प्रभावित हुए हैं और प्रत्येक देश के अंदर मृत्यु हुई है। मैंने क्या किया है कि 120 देशों का आप सभी के लिए ध्यान क्या आकर्षित करना चाहता हूं। 120 देशों में जो मांस खाया जाता है तो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कितना मांस खाया जाता है वो मैंने यहाँ एक्स एक्सिस के अंदर दिखाया है। वाई एक्सिस के अंदर उसी देश के अंदर कितनी मृत्यु हुई है ये दिखाया गया है कि प्रति कैपिटा यानी उस वहां के देश की जो जनसंख्या है उससे नॉर्मलाइज किया है। अब आप देखिए कि जहां पर एक्स एक्सिस में जहां पर ये लाइन जो है वो आपको दिखा रही है कि जहां पर कम मीट खाया जा रहा है यानी जो ज्यादा जो शाकाहारी देश हैं वहां तो मृत्यु कम है। और आप देखिए कि लाल लाल वाले जो पॉइंट हैं जहां सबसे ज्यादा मीट खाया जाता है वहां सबसे ज्यादा मृत्यु हुई है। ये ग्राफ जो है वो 5 जून तक के आंकड़ों से हो और अब 5 अक्टूबर यानी आज अब फिर से वापस इसके ऊपर रिसर्च की जाएगी और ये और दिखाएगा कि जहां पर मीट खाया जा रहा है जहां ज्यादा मांसाहारी लोग हैं तो वहां पर ज्यादा मृत्यु हुई है। ये इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि जहां पर वेजिटेरियन फूड खाया गया या कम मीट खाया गया है जैसे कि बांग्लादेश सबसे ज्यादा शाकाहारी है, यद्यपि वहां मच्छियां ज्यादा खाई जाती हैं फिर भी मांस नहीं खाया जाता, बहुत कम, मुश्किल से 4 किलो प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति होता है, उससे ज्यादा तो भारत में खाया जाता है। तो कम मृत्यु हुई है यानी तो जहां शाकाहारी है, लेकिन जो मांसाहारी देश है वहां सबसे ज्यादा यानी 100 गुना ज्यादा वहां पे मृत्यु हुई, 100 गुना। आप ये ग्राफ कोई बहुत बड़ी रिसर्च की बात नहीं कहना चाहता मैं यहाँ पे, यद्यपि इसके पीछे बहुत बड़ा शोध कार्य हुआ है और उसकी वजह से ही मैं आप सबका आशीर्वाद लेना चाहता हूं कि अब तक इस आर्टिकल को 18,500 से भी अधिक लोग, अब तो शायद 21,000 का आंकड़ा परसों बता रहे थे कि 21,000 लोग इस आर्टिकल को पढ़ चुके हैं। तो ये एक अपने आप बताता है कि वेजिटेरियन फूड जो है वो कितना उपयोगी है और हमें उसका उपयोग करना चाहिए, न कि मांसाहारी फूड का। मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के मैं अब जैन धर्म की एक बहुत महत्वपूर्ण बात को आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। जैन धर्म तो एक कदम और आगे बढ़ करके, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था कि वो तो कहता है कि वायु काय यानी वायु स्वयं में ही एक जीव है, वहां तो पानी जल में भी जीव है, वहां तो पृथ्वी यानी टेरेस्ट्रियल में भी जीव है, यानी पृथ्वी के नीचे की बात कर रहा हूं, आकाश में भी जीव है, अग्नि में भी जीव है। और ये बात हम क्यों पता नहीं भूल जाते हैं और हम हर जगह प्रत्येक स्थान पर यानी हम वायु में भी जो है जीव की हत्या कर रहे हैं और उसका मैं आपको सामने उदाहरण देना चाहता हूं। साथियों, जो सबसे बड़ी साइंस की डिस्कवरी अभी हुई है कि छोटे छोटे एक इंद्रिय जीव जो तो देखने की बात तो बहुत दूर रही, माइक्रोस्कोप से मुश्किल से दिखते हैं, जिनको 0.1 से 3 माइक्रोन्स के साइज के होते हैं, और ये जीव जो है वो हमारे लिए कितने उपयोगी है। मैं आप सबका ध्यान ये आकर्षित करना चाहता हूं कि जितना जो छोटा जीव है वो मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा सेवा में लगा है, वो सबसे ज्यादा उपयोगी है। ये छोटे छोटे जो जीव हैं जिनको हम माइक्रोब्स बोलते हैं, ये जीव समुद्र के वहां से उनको थोड़ी सी ऊष्मा मिलती है जो उनसे सहन करने की होती है, तो ऊष्मा से वो ऊपर उठते हैं। उसको हम बोलते हैं बॉटम अप प्रक्रिया, यानी नीचे से पैंदे से ऊपर की तरफ, ओजोन की तरफ, ओजोनोस्फेयर है वायुमंडल में, ऊपर उठते हैं और ऊपर जा करके वो जो है क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई यानी बादल बनाने की पानी जिससे बनता है उस क्लाउड कंडेंसेशन। और ये कोई एक नहीं, माइक्रोब्स तो आप जानते हैं करोड़ों करोड़ों अरबों संख्या असंख्या जो है उसकी संख्या में ऊपर जाते हैं और ये जल वाष्प को लेकर के ऊपर जाते हैं। और यही वापस मैं आपका ध्यान ये भी कहना चाहता हूं कि अप से बॉटम जब नीचे आते हैं तो पानी की बूंद पर बैठ करके आते हैं, यानी वर्षा भी करते हैं। इतने उपयोगी जब माइक्रोब्स हैं तो उनकी हम हत्या क्यों कर रहे हैं, उनकी हत्या कैसे कर रहे हैं, मैं आपके सामने ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप देखिए कि हमने सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो लगा दी जिसको हम कहते हैं एवियोनिक्स जो है, यानी ये एयर की इंडस्ट्रीज जो है, प्लेन की जो इंडस्ट्रीज है, यानी एयर इंडस्ट्रीज की वजह से पूरे विश्व के अंदर
प्लेन ही प्लेन चल रहे हैं। आपके उदाहरण के लिए मैं खाली इतना कहना चाहता हूं कि अकेले 2014 का जो आंकड़ा था, तो लगभग 83 लाख जो है लोगों ने प्लेन से सफर किया था अकेले एक वर्ष में 2014 में। और 2018 का एक आंकड़ा है कि उस वहां अकेले एक साल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लगभग 918 मिलियन यानी 9,180 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई थी। और कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं कि इस न केवल इन माइक्रोब्स के लिए जहरीली है, न ये मरते हैं, बल्कि हम स्वयं पंचेंद्रिय जीव इससे अफेक्टेड हो रहे हैं। और ये पूरा मैंने जो लिंक नीचे दे रखा है, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि डिटेल में आप जाकर के इसके बारे में पढ़ें। मैं आपके सामने अभी ताजा मेरे एक स्टूडेंट है कृणाल पटेल जो पीएचडी कर रहा है, उसने मुझे एक आज ग्राफ भेजा है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वाई एक्सिस के ऊपर मैंने सी सरफेस टेम्परेचर यानी कि जो समुद्र हैं, सागर हैं, उनके वहां पर किस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसका कारण क्या है। ये जो लाल बिंदुओं से जो लाइन दिखाई गई है वो कार्बन डाइऑक्साइड की है, और जो ब्लू बिंदुओं से जो दिखाई है वो एसएसटी यानी सी सरफेस टेम्परेचर की। ये लगभग हमारे पास 60 सालों का आंकड़ा है जब से मेजरमेंट शुरू हुए। आप स्वयं देख सकते हैं कि जैन धर्म में जो भगवान महावीर ने जो कहा, उनकी वाणी जो है, आगम में एक एक शब्द लिखा है, वो कितना सच है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है, और सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो अप से बॉटम से अप जाते थे वो प्रोसेस ही पूरा जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है, जिसको हम कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या हमारा इकोसिस्टम है वो, या बायोडाइवर्सिटी वो अफेक्टेड हो चुकी है। तो वो हम चिल्ला तो रहे हैं, लेकिन उसका कारक कौन है, कौन इसका है, इसका अपराधी कौन है? स्वयं पंचेंद्रिय जीव, ये मनुष्य अपराधी है जो इस एक इंद्रिय जीव की हत्या कर रही है। और ये हमने हत्या की, इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। ये कोरोना वायरस आप देख रहे हैं, ये एक इंद्रिय जीव है। ये आचार्य श्री बहुत दिनों से अपने प्रवचनों में कह रहे हैं, लेकिन मैं साबित करना चाहता था कि एक इंद्रिय जीव जो है वो सबसे ज्यादा उपयोगी है, और उसी की हम हत्या कर रहे हैं। और हत्या करने के कई तरीके हमने ढूंढे हैं, जिसमें से एक तरीका मैंने ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड का आपके सामने रखा। और ये जो है कई सारी इसी तरह से, ये नहीं कि एयरक्राफ्ट की इंडस्ट्री है, स्पेस के जो सैटेलाइट जाते हैं तो उससे भी ज्यादा जो है, इसके बाद उससे भी ज्यादा मिसाइल छोड़ी जाती हैं, उससे भी कई सारे जहरीले जो है पदार्थ बाहर निकलते हैं। मैं ये आपके सामने कहना चाहता हूं कि हमने हत्या तो की, और अब हम इस चिल्ला रहे हैं, अब हम ही चिल्ला रहे हैं कि देयर इज ए गैप इन द नेचर, कि इस प्रकृति के अंदर अब कुछ गैप आ गया है। अरे वही गैप लाने वाला कौन है? प्रकृति स्वयं तो नहीं है। प्रकृति ने तो अपना साइकिल जो है, इको साइकिल, इकोसिस्टम बराबर बैलेंस करके रखा था। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो ऐसी प्रोसेस चली कि जिससे हमने अपने नीड को ग्रिड में बदला, हमें जो आवश्यकता थी उसको हमने लोभ, लालच, मोह, माया में बदल दिया, हमने परिग्रह करने शुरू कर दिए। और हमने ये जो द्रव्य है, ये तो केवल एक पुद्गल है, उस चीज को हमने इतना लोभ लालच में ले करके परिग्रह करना शुरू कर दिया कि आज हम अपनी प्रकृति को ही रोनना शुरू कर दिया। और प्रकृति के अब कह रहे हैं कि हमने प्रकृति के अंदर गैप आ गया है। मैं आपके सब सामने केवल इतना बताना चाहता हूं कि कई सारे बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने अब ये मान लिया है कि जो है मनुष्य स्वयं अपनी प्रकृति को, अपनी माँ को जो है वो रोंद रहा है। मैं आपके सामने जरा सा एक छोटा सा और उदाहरण देना चाहता हूं कि सभी के सामने कि 50 वर्ष में, पिछले 50 वर्ष में, मैं स्वयं अभी 68 वर्ष का हूं, जब मैं छोटा था अपने माँ बाप का वहां का डिसिप्लिन देखता था, घर का जो माहौल देखता था, और आज का जो माहौल देख रहा हूं उसमें बहुत रात दिन का अंतर आ चुका है। उस समय तो हमारे हाथ से अगर एक मक्खी या एक चींटी की हत्या भी हो जाती थी तो हमें उसका एक ऐसा अनुशासन था घर में कि उसके तहत हमको दंड भुगतना पड़ता था। आज हम किसी चीज की चिंता नहीं है। और हमने पिछले 50 वर्षों के अंदर लगभग, आप सबको जानकर आश्चर्य होगा, 50,000 प्रजातियां, 50,000 स्पीसीज को खत्म कर दिया है। वो अब इस दुनिया में है ही नहीं, अब हमको कभी देखने भी नहीं मिलेंगे। ये 4 तो मैंने आपके सामने उदाहरण के लिए रखा है कि आप ध्यान दें, इनको पढ़ें, और आप सभी इस बात की चिंता व्यक्त करें। और मेरे आप सब एम्बेसडर्स हैं, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि मेरे इस मैसेज को, मेरे इस अहिंसा के संदेश को जहां तक हो सके
एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, आप लाखों तक ये मैसेज पहुंचाएं कि हमें जीवों को बचाना है, हमें अपनी प्रकृति को बचाना है। मैं एक आपके सामने बहुत बड़ा उदाहरण देना चाहता हूं। जो मैंने आपको बात कही थी कार्बन डाइऑक्साइड की, 2 तरीके हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड से निपटने के। एक तरीका है कि हम वायुमंडल के अंदर ही उसको जो है लेके समाप्त कर दें, और उसके लिए ये तरीका निकाला गया था कि हम असंख्यात पेड़ लगाएं, फॉरेस्ट लगाएं, लेकिन हम इतने फॉरेस्ट नहीं लगा पाए और कार्बन डाइऑक्साइड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन एक और तरीका निकाला गया था और वो अच्छा तरीका था। ये कहा गया था कि हम समुद्री जीव बचा लें उनको। वी शुड सेव आवर दिस ओशन लाइफ, क्योंकि समुद्री जीव छोटे से एक इंद्रिय जीव से बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां जो टनों के अंदर जिसका वजन होता है, तो हम उसको ये कहते हैं कि जो कई सारा जो है टन कार्बन डाइऑक्साइड वो अपने अंदर ले सकती है, मास यूनिट कहलाती है। तो वो जो है हजारों लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अगर हम इन फिश को, मच्छियों को नहीं मारे, समुद्री जीवों को नहीं मारे, तो वो अपने जीवन के यथार्थ पूरे समय इस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर में ले करके और फिर मरते समय जमीन के अंदर यानी समुद्र के बॉटम तक चली जाती हैं। उससे बहुत बड़ा फायदा होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड जमीन के बॉटम पे पहुंचती है तो वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर ठोस अवस्था में आकर के बाद में जब वोल्केनोज उठते हैं तो वो हीरे, पन्ने, रत्न इत्यादि का और दूसरा कोयला वगैरह बन करके आती है। तो ये एक केमिकल प्रोसेस जो है वो ओशन के अंदर ही पूरा हो जाता है हजारों लाखों साल के अंदर। हमें अलग से कार्बन डाइऑक्साइड का मैनेजमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हुआ ये कि जिस तरह से हमने एयरक्राफ्ट की इंडस्ट्री बना दी, अभी आपको आश्चर्य होगा सुन करके कि पूरे विश्व ने ओशियन को इंडस्ट्री बना दी है। पूरा समुद्र औद्योगिकरण का हिस्सा हो गया है और व्यापार ऐसा चला है कि सारे विश्व के अंदर कि नॉन वेज की इकोनॉमिक्स हो गई है और उस इकोनॉमी को पूरा करने के लिए अब जगह जगह उसका प्रचलन ज्यादा हो रहा है, उसका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। हमारी अहिंसा के संदेश का एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है। हम तो एक कहते हैं कि पूरे समुद्र में मटर के बराबर, दाने के बराबर है, जबकि पूरा समुद्र जो है वो इन विषैले लोगों, वो जो हत्यारे हैं उनके हाथ में चला गया है और उनके खाने की लस्ट पता नहीं कब समाप्त होगी। मैं इसके साथ ही लेकिन एक और चीज भी आपको कहना चाहता हूं। मैंने आपको हवा के अंदर जीव के बारे में बताया, मैंने ये जल के जीवों की हत्या के बारे में बताया, लेकिन आप सबको सुनकर के आश्चर्य होगा, हमारे यहाँ निगोदिया जीव जो जमीन के अंदर हैं वो अभी भी हैं और अभी भी उनकी संरचना है। और जब रिसर्च की गई तो पता चला कि जमीन के अंदर 15-15 किलोमीटर से 30-30 किलोमीटर और हो सकता है और भी अंदर, क्योंकि रिसर्च की नहीं गई है, और वो अभी भी जीवित हैं और बिना ऑक्सीजन के जीवित हैं, बिना कोई उनको सूर्य की प्रकाश नहीं मिली तो भी वो जीवित हैं, यानी वो किसी भी अवस्था में जीवित रह सकते हैं। मैं तो ये तक कहना चाह रहा हूं कि जो भूकंप की जहां साइट्स होती हैं अंदर जमीन में, जहां हजारों डिग्री टेम्परेचर होता है, वहां पर भी वो जीवित हैं। और दूसरी अंटार्कटिका जहां बर्फ जमी रहती है और माइनस में 500 डिग्री टेम्परेचर हो, वहां पर भी वो जीवित है। तो यानी कहने का कि वो हर एक परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। उन जीवों को मारने की क्या आवश्यकता है? जो तो अंदर हैं, हमें माइनिंग करके अंदर खदानें खोद करके मतलब 10-10 किलोमीटर तक नीचे उतर करके उनको मारने की आवश्यकता नहीं है, और न ही कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ करके उनको मारने की आवश्यकता है। बल्कि मैं तो आपको एक और प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि ये जो जीव जो अंदर निगोदिया जीव हैं वो हमारी ऐतिहासिक जीवन की गाथा है। हमारा जीवन मनुष्य जो बना एक काई से बना हुआ जीव किस तरह से पंचेंद्रिय जीव में बदला, तो उसकी अगर हिस्ट्री मिल सकती है तो वो इस निगोदिया जीव जो पृथ्वी के अंदर है उनसे ही मिल सकती है, बाकी हमें नहीं मिल सकती हिस्ट्री। तो ये सबसे बड़ी बात है। मैं ज्यादा समय क्योंकि हो जाएगा तो मुझे मुश्किल आएगी, मेरे पास हालांकि 15-20 मिनट बचे हैं, लेकिन मैं आपका ध्यान जो है वो एक बहुत बड़े उस क्रांति की ओर ले जाना चाहता हूं कि करीब लगभग 30 माइक्रोबायोलॉजिस्ट, यानी जो बायोलॉजी में जो सूक्ष्म जीव विज्ञान है उसके, यानी जो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय जीव पे और उस पे रिसर्च करते हैं, तो 9 देशों के 30 माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने मिल करके जब एकदम से यूएनओ को लिखा और यूएनओ को सचेत किया कि अब अगर क्लाइमेट की बात की जाए
या इकोसिस्टम की बात की जाए तो हमें जो ये अनसीन मेजोरिटी है, अनसीन या जो दिखाई नहीं देने वाले जीव हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, तो उनकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए, उनको महत्व उतना ही देना चाहिए। मुझे आशा है कि उनके इस आंदोलन की वजह से यूएनओ विचार करेगा। इधर से हम अहिंसा के जो आंदोलन करने वाले जो सभी विश्व के लोग हैं, वो भी यूएनओ के पास में अपनी प्लीज लेके जा रहे हैं, उनसे भी चर्चा हम भी करेंगे और हम साइंटिफिक रीजंस बताएंगे कि क्यों अहिंसा आवश्यक है। यह हिंसा से कितने प्रकृति को नुकसान है, इंसान को नुकसान है, बल्कि इम्यूनिटी कम हो रही है। और अभी कोरोना इसका एक तरह से माइक्रोब्स का, यानी ये छोटे छोटे जो जीव हैं उनकी यूनियन से मनुष्य ने जितने पाप किए, इन हत्यारों ने जिन्होंने पाप किए, तो उन सब के अगेंस्ट में बदला लेने की एक कार्रवाई भी हो सकती है। यह भी जैन धर्म के हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। मैं आप सबके सामने अब दूसरी महत्वपूर्ण पहलू पे ला रहा हूं कि हम सब मिल करके, न जाने भगवान महावीर ने तो उस समय इलेक्ट्रिसिटी की कोई खोज नहीं हुई थी, आज से 2600 वर्ष पहले ना कोई मैग्नेटिक फील्ड की कोई खोज हुई थी, फिर भी भगवान को, मेरे प्रभु को पता नहीं मेरे प्रभु को कैसे पता लगा और उनको विचार आया कि आज नहीं तो कल भविष्य के अंदर भी जो है ये लोग हिंसा ना कर दें। इसलिए उन्होंने पहले से ही तेजस वर्गना के माध्यम से जो इलेक्ट्रॉन्स यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो हैं, यानी इलेक्ट्रॉन और आयन की, तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लाज्मा की खोज उसी समय उनके जो तपस्या के अंदर ही हो चुकी थी, और उन्होंने उसके उपयोग की एप्लीकेशन की कई सारी चीजें हो सकती हैं, इसलिए उन्होंने मना ही कहा था। और ये बात अगर आप भद्रबाहु संहिता में पढ़ें तो आपको स्पष्ट नजर आएगी, जिसके अंदर भद्रबाहु स्वामी ने जो है प्लाज्मा की बात सूर्य से लेकर धरती तक की और अन्य सितारों और नक्षत्र इत्यादि के बारे में चर्चा करके बताई गई है। उसमें ड्राइंग्स भी बनी हुई हैं और मैंने उनसे ही सीखा कि किस तरह से सबसे पहले उन्होंने, भगवान महावीर ने सूर्य के जो है प्लाज्मा निकलने का मैग्नेटिक फील्ड का तरीका तक बताया था, जो स्वयं भद्रबाहु ने उसके अंदर उसका वर्णन किया है। आप सूर्य प्रज्ञप्ति में भी देख सकते हैं कि सूर्य को जो आधार स्तंभ माना है जीव का, वो भी उसमें लिखा हुआ है। लेकिन हम लोगों ने, हमारे मनुष्य ने अपनी प्रगति, अपनी सुलभता के लिए, अपने लोभ लालच के लिए, अपने जो कहना चाहिए कि इजी होने के लिए इतनी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है पूरे विश्व के अंदर फैला रखी। हम तो घर के अंदर भी बिना पंखे के नहीं रह पाते, बिना एयर कंडीशन के नहीं रह पाते। ये भी कितना बड़ा अपराध हम कर रहे हैं। हम तो इवन मैं जो बोल रहा हूँ इस मोबाइल और लैपटॉप की सुविधा से, और हम सब सुन रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का प्रभाव है। कोई एक जगह से मंत्र बोलता है, कहते हैं वहां सामने ठीक, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑन द वे कितने हजारों करोड़ों जो है छोटे छोटे माइक्रोब्स की हत्या करते हैं। मैं ये जो खास करके इस तरह की स्टडी करने के लिए पूरे विश्व के अंदर अभियान 2000 से ही चला था, लेकिन 2007 के अंदर तो यूरोप ने तो पूरा एक कमीशन गठित कर दिया था। मैंने उसकी वेबसाइट नीचे लिखी है, और उस कमीशन ने जो रिपोर्ट दी वो तो चकाचौंध करने वाली थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्लो यानी स्नेह हमारे हार्मोन्स जो हैं उनके ऊपर असर करते हैं। हमारे अंदर की जो शरीर की संरचना और उसका जो कार्य करने की प्रणाली सिस्टम है, जैसे हार्ट का है, रिदम्स का है, इवन मैंने आपको बताया हमारी भावनाओं का, तो हमारी भाव जो है उसमें सबसे ज्यादा अगर प्रदूषित या उसको प्रदूषण करने वाले हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं ये सुनता हूँ कि कई सारे जो साधु हैं वो तो माइक का भी उपयोग नहीं करते, वो पंखे के नीचे भी नहीं बैठते हैं और फिर भी अपना प्रवचन देते हैं। तो ये मैंने कई श्वेतांबर साधुओं को अपनी आंखों से भी देखा है ऐसा करते हुए भी। लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो हिंसा का कारण बनता है, और हमारे अंदर कहते हैं मीठा एक जहर की तरह कार्य करता रहता है। मैं आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण, मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं लेकिन चूंकि मेरे पास समय कम है इसलिए मैं एक ही उदाहरण देना चाहता हूं, और वो है हनी बी यानी मधुमक्खियों के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया गया। हालांकि एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिच्छामी दुक्कड़म, क्योंकि उनके ऊपर जो है जो त्रास हुआ, जो कष्ट हुआ, तो अभी देखिए कि ये इसके अंदर 3 तरह के बार चार्ट हैं। एक जो बिल्कुल ओपन जो है तो वो कंट्रोल है, यानी जिस समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की यानी हाई फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी ये दोनों उनके ऊपर अप्लाई नहीं की गई थी।
तो उस समय जो ब्लैंक जो बार है वो है, फिर उसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी जो हल्का शेडो वाला है और गहरा शेडो वाला है वो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे हाई फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी लगाई गई तो आप देखें कि जो इस ग्राफ में दिखाया गया है कि कितने कितने शॉट्स हमने दिए और कितनी कंडीशंस को हमने चेंज किया। जब जैसे जैसे कंडीशंस बढ़ाते गए तो मधुमक्खियां न केवल अपने रास्ते से भटकी बल्कि बहुत सारी मधुमक्खियां अपने छत्ते तक पहुंच नहीं पाई, जो सबसे बड़ा अपराध हो गया। इस जो खाली एक एक्सपेरिमेंट किया उसमें ही हजारों की मधुमक्खियों का नाश हो गया। तो आप सोचिए कि हम तो कितने बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रत्येक मिली सेकेंड, प्रत्येक माइक्रो सेकेंड इस आकाश के अंदर प्रवाहित करते रहते हैं और उसका उपयोग करते रहते हैं। तो उससे कितने असंख्यात जीवों की, न एक इंद्रिय जीव की बल्कि 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव यानी मधुमक्खियों तक की भी हत्या होती है और भी जीवों की होती है। मैं एक बहुत विशेष बात आपसे और करना चाहता हूं कि सबसे बड़ी रिसर्च जर्नल जो नेचर है उसके अंदर एक बहुत बड़ी रिसर्च पब्लिश की गई थी और उसका आउटपुट जो है वो शॉर्ट में कहना चाहता हूं कि आज की दुनिया में जो हम इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा अगर पॉल्यूशन है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है अभी, लेकिन कई असंख्यात, बल्कि असंख्यात क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो है वो जीवों की हत्या कर रहा है। अब आप पूछेंगे कि ये किस तरह से सारा खेल होता है, तो मेरे 2 गुरु हैं, आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव, वो आचार्य भगवान के चरणों में नमस्तु करता हूं, आज मेरे को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। दूसरे आचार्य श्री नंदी घोष जी गुरुदेव हैं। और मैंने ये सीखा कि जो आत्म तत्व यानी हम जिस आत्म प्रदेश की कल्पना करते हैं, जो आत्म प्रदेश जो है वो कारमान और तेजस का जो एक तरह से समझिए कि एक घोल है, उसके अंदर वो आत्म प्रदेश उसके अंदर घुला हुआ रहता है। मीन्स एक्चुअली जो सॉल पॉइंट है वो सॉल पॉइंट इज ऑलवेज इमीडिएट इनसाइड द कारमान बॉडी एंड द तेजस बॉडी। और ये जो है वो एक हमारे फिजिक्स के अंदर फॉर्मूला होता है, मैं मैथमेटिक्स में नहीं जाऊंगा। E क्रॉस B का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आमने सामने जब परपेंडिकुलर कंडीशन में होते हैं तो वो तो सत्यानाश ही कर डालते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका एक्सीलरेशन करते हैं। तो यही चीज जो उस पेपर में कही गई है, तो मुझे याद आया, तो मैंने आचार्य भगवान से डिस्कस किया और मुझे लगा कि कहीं पर भी आप कुछ भी कर रहे हो, आप अमेरिका में कर रहे हो या आप इंडिया में कर रहे हो, आप किसी और गैलेक्सी में पाप कर रहे हो, लेकिन वो तो ब्रह्मांड के प्रत्येक छोर तक पहुंच जाता है आपका कृत्य। और आपकी जो है ये जो कृत्य किया है उसकी जो पंचांग आपका जो आपकी पांडुलिपि लिखी जाती है, स्क्रिप्ट लिखी जाती है, वो तो कारवान शरीर लिख ही देगा। और वो इसका जो एक्टिवेट, इसका जो प्रोसेस मॉड्यूलेशन करने का तरीका है वो तेजस बॉडी के माध्यम से होता है। लोग मुझे पूछते हैं कि सर अगर ये सब कुछ हो रहा है तब तो फिर भविष्य तो बहुत अंधकारमय होगा। तो सचमुच में ऐसा है। जब जब भी बहुत हिंसा हुई दोस्तों, जब भी बहुत बड़ी हिंसा हुई, तो उस समय हमारे इस धरती के ऊपर जो है जो पूरा इसका इकोसिस्टम है वो हिल गया था आपके सामने। हालांकि मेरे पास लगभग 10 लाख वर्ष का टेम्परेचर के आंकड़े हैं, लेकिन मैं आपके सामने, क्योंकि बहुत छोटा पड़ेगा 10 लाख वर्ष का दिखाना, मैं पिछले 4000 वर्ष का आंकड़ा दिखा रहा हूं, यानी 0 BC से 2000 साल पहले और 0 BC के बाद यानी 2000 AD का आंकड़ा है। ये एक्स एक्सिस में साल लिखे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन आपके सामने वाई एक्सिस के अंदर जो है वो ग्रीनलैंड, जहां कोई पॉल्यूशन नहीं है, कंटामिनेशन नहीं है, इसलिए हम हमेशा कंपैरिजन करने के लिए वही का टेम्परेचर मेजर करते हैं या फिर अंटार्कटिका करते हैं। तो आप देखें कि टेम्परेचर अगर देखें तो इसके अंदर मैंने 2-3 विशेष बातें एरो से दिखाई है। आप सबका ध्यान चाहता हूं कि जो हमने ये प्लॉट शुरू किया वो हमारी इंडस यानी सिंधु संस्कृति के बाद में, यानी सिंधु सभ्यता समाप्त हुई उसके बाद से शुरू हो रहा है। और उस सिंधु सभ्यता के अंदर जो अर्थक्वेक के टाइम पे जितनी पूरी विनाश लीला हुई, उसके बाद बहुत टेम्परेचर नीचे आ गया था। उसके पहले आप पूछेंगे कि क्या हुआ था, तो आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि माफ करिएगा मुझे बार बार नहीं कहना चाहिए, 166 करोड़ लोगों की हत्या हुई थी, महाभारत का समय था।
लगभग आज से 5,500-6,000 वर्ष पूर्व, और वही समय था जिसके इतनी हत्या होने की वजह से इस धरती का टेम्परेचर जो है वो नीचे आ गया। और अगर आप उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल, जो काल चक्र हमारा जैन धर्म का, उससे कंपेयर करें तो हर चीज बिल्कुल उस आरा से मैच होगी। मैंने यहाँ पे पंचम काल का समय भी दिखा रखा है। किसी तरह से वापस धीरे धीरे तपस्याओं से टेम्परेचर बढ़ा, फिर वापस हत्या हुई, फिर से तो, लेकिन इस बीच में आप देखिए कि आज से 2600 साल पहले भगवान महावीर का समय आया। भगवान महावीर से पहले पारशुनाथ भगवान की तपस्या हुई थी, तो उन टेम्परेचर कम था, लेकिन उनकी दोनों की तपस्याओं की वजह से, यानी लास्ट 3000 ईयर्स में जो तपस्या हुई उससे वापस एक बार उष्णता आई, फिर से जो है इस धरती पर माहौल बना अच्छा। लेकिन आप जानते हैं कि उसी समय जब भद्रबाहु का समय था, और उस समय जो हमारा मगध का जो राज्य था, मगध देश कहा जाता था, तो अशोक के समय कलिंग का युद्ध हुआ, लगभग 1.5 करोड़ लोगों की हत्या हो गई और खून की नदियां बहने लग गई थी। तो उसकी वजह से आप देखें कि फिर से टेम्परेचर डाउन हुआ। तो ये अगर ओवरऑल आप देखें इस पूरे ग्राफ को लेफ्ट से लेके राइट साइड में, यानी बीसी से एडी की तरफ, तो धीरे धीरे भले बीच के अंदर टेम्परेचर 2 बार और बढ़ा है, मॉडर्न मैक्सिमम भी हुआ जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, लेकिन ओवरऑल टेम्परेचर ग्रीनलैंड जैसी जगह पे भी कम हो रहा है। तो इसका अर्थ ये कि धीरे धीरे इस प्रकृति पे ठंड का मौसम आने वाला है। मैंने साथियों, मेरे एक स्टूडेंट ने इसकी मॉडलिंग भी की है, और मॉडल में आप ग्रीन लाइन जो है, इसी ऑब्जर्वेशनल डेटा के ऊपर ग्रीन लाइन जो जा रही है वो मॉडल है, और दोनों के बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.8 का है आर। इसका मतलब बहुत अच्छी मॉडलिंग हुई है, और ये मॉडल बता रहा है कि अब आने वाला जो समय है, यानी ये 21वीं सदी और शायद हो सकता है 22वीं सदी बहुत ही खतरनाक होगी। और वो इसीलिए कि मैंने जैसे शुरू में कहा था कि हमें लगता है कि सूर्य और गैलेक्टिक कॉस्मिक रेस के साथ साथ 20 से 25% हम मनुष्य ही इसके जो है कारक हैं, क्योंकि हम ही विध्वंस करते हैं इस धरती का इकोसिस्टम, इसकी बायोडाइवर्सिटी को डिफरेंशिएट करने का, इसके अंदर सिस्टम को खराब करने का हम ही इसका जो है मूल कारक है। और तो लोग पूछते हैं कि सर अगर पिछली सदी से आप 21वीं सदी को कंपेयर करें तो क्या होने वाला है। मैंने इसके अंदर आपको पंचम काल का समय बताया है, और अभी पंचम काल को आने में, खत्म होने में तो अभी और समय बाकी है, छठा काल तो अभी आना बाकी है। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, कोरोना वायरस, ये सिर्फ एक मात्र सैंपल, वानगी बोलते हैं ना, वानगी, इट इज जस्ट ए ट्रेलर है पिक्चर का, इस तरह की बात है। लेकिन मैंने एक कुछ आंकड़े आपके सामने दिखाने के लिए रखे हैं, जिसमें मेरे जो स्टूडेंट जो अर्थ के क्लाइमेट से संबंधित रिसर्च करते हैं, उन्होंने 20वीं सदी, हालांकि हमारे पास कंपैरिजन तो 16वीं सदी से है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए 20वीं सदी में जो घटनाएं हुई, यानी जैसे अर्थक्वेक आए, वोल्केनोज आए, पैंडेमिक्स आए हैं, फ्लड आए, सूखे अकाल पड़ गए, तो उसको 21वीं सदी के अंदर अभी 20 साल हुए, तो रेड अक्षर में 21वीं सदी में जो लाल लाल हैं, तो 20 साल के अंदर जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं उसका है। और आगे, उसके आगे जो लिखा है वो प्रोबेबिलिटी, यानी कितना होने की अब 80 साल में संभावना और है। क्योंकि जो तो क्या किया है हमने, वो जो मॉडल बताया उसमें, और हमने जो जीवों की हत्या हो रही है वो लिया, सन का कोऑर्डिनेट यानी कंट्रीब्यूशन लिया है, गैलेक्टिक कॉस्मिक रेस का कंट्रीब्यूशन लिया है, ये सारे पैरामीटर्स को जोड़ करके ये एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर निकाला है। तो आपके सामने मैं छोटा सा कंपैरिजन रखना चाहता हूं कि जहां 20वीं सदी के अंदर पूरे 100 साल के अंदर वोल्केनोज 68 आए थे, तो अभी ऑलरेडी 20 साल में ही 30 तो आ चुके हैं। आप देखिए 20 साल में ही, और अभी 200 और आने वाले हैं। जहां पिछली सदी यानी 20वीं सदी में 1 लाख लोग मरे थे, यहाँ तो अभी ऑलरेडी 15 लाख तो मर चुके हैं, और अब पता नहीं कितने और मरने वाले हैं। इसी तरह से अर्थक्वेक को अगर आप देखें, पिछले 100 सालों के अंदर यानी 20वीं सदी में 25 आए थे, तो यहाँ तो 20 साल में ऑलरेडी 15 तो आ ही चुके हैं, और लगभग 300 जो है उससे भी ज्यादा, माफ करना, 80 से ज्यादा अर्थक्वेक आने की संभावना है, और उसके अंदर 1 करोड़ लोगों के मरने की पॉसिबिलिटी है। ये रफ आइडिया है, और ±20% तक भी जा सकता है। सुनामी जो 33 आई है, तो आपको तो ये पता ही है, इस 20 वर्षों में 90 सुनामी तो ऑलरेडी आ चुकी है, और 230 सुनामी और आने की आशा है। अलग अलग देशों के अंदर फ्लड के आंकड़े हमने लिए हैं, और 49 जो 20वीं सदी में आए थे, तो आप देखिए इस
21वीं सदी के तो 20 साल ही गए और 120 फ्लड्स आ चुके हैं, जिसके अंदर महाराष्ट्र का, अभी आज्ञा सागर जी ने भी कहा था कि महाराष्ट्र का फ्लड बहुत प्रचलित हुआ था और बहुत ज्यादा लोगों की उसके अंदर जान गई थी। लेकिन अभी हमें यह अनुमान है कि 300 से अधिक फ्लड्स और आने की संभावना है। इसी तरह से अकाल जो है 5 हुए थे, तो बहुत ज्यादा 270 से अधिक अकाल होने की संभावना। लेकिन मैं आप सबका ध्यान अंतिम पॉइंट की तरफ लेके जाना चाहता हूं। पिछली सदी के अंदर 39 पैंडेमिक यानी महामारियां हुई थी अलग अलग तरह की, जिसको पीला बुखार बोलते हैं, येलो फीवर है, इबोला है, इस तरह के। लेकिन इस बार जो है, आपको पता हो, 21वीं सदी के शुरू में ही सार्स आया था, स्वाइन फ्लू आया था, चिकुनगुनिया आया था और अन्य कई तरह की जो महामारी आई। और सबसे बड़ी महामारी जो है वो तो कोरोना की महामारी, जिसके अंदर ऑलरेडी लोग ये कहते हैं कि चाहे आंकड़े अलग अलग देश छुपाएं, लेकिन 1 करोड़ से अधिक लोग मर चुके हैं। तो इस सभी के तहत आखिर होना क्या है, किसके पीछे ये सब कुछ किया है? केवल एक द्रव्य के पीछे हम इतनी महामारी कर रहे हैं, द्रव्य के लिए हमने इतना सब कुछ किया। तो मैं अंत में आप सभी के साथ में एक अपना कंक्लूजन बात का रखना चाहता हूं कि हमें अपने कर्म को, इस नीड को ग्रीड में ना बदलें और केवल हम अपने कर्म के बंद के बजाय कर्म की निर्जरा का काम करें। मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के मैं एक पूरे विश्व के सामने 2 ऑप्शन रखी है और ऑप्शन का नाम है अहिंसा चाहिए या डिवास्टेशन चाहिए। आपको अहिंसा चाहिए या विनाश चाहिए? मैं अंत में आप सबके सामने एक छोटी सी 2 मिनट की कहानी सुनाना चाहता हूं जो सचमुच में हुआ था, और वो है सिकंदर की कहानी। साथियों, आप सभी को याद होगा कि इस विश्व के, इस धरती के ऊपर सबसे बड़ा ग्रेट जो योद्धा हुआ तो वो सिकंदर कहा जाता है। और सिकंदर जो इतना बड़ा ग्रेट सिकंदर जो योद्धा था, उसने कई सारे लोगों की हत्याएं की इस धरती के ऊपर, खून की नदियां बहा दी थी। लेकिन उसने पंचेंद्रिय लोगों के साथ साथ जब जंगलों से उसकी सेना गुजरती थी तो कई सारे, कहा जाता कि 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय जीवों की हत्या हुई, जिसमें मच्छरों की हत्या हुई थी। और यही मच्छर ने उसकी पूरी सेना को काट काट करके उसको मलेरिया बीमार कर दिया। स्वयं सिकंदर जो है वो मलेरिया हो गया और इस मच्छरों की वजह से अंत में मरा। लेकिन उसने एक बहुत बड़ा संदेश दिया, और वो संदेश इस बात के लिए दिया कि उसको एक शिक्षा मिली दिगंबर जैन साधु से, दिगंबर जैन गुरु से, जो उसको वो यहाँ से लेके भी गया था। मुझे उस साधु का, आचार्य का नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन उसने कहा था कि हम किसके लिए सब कुछ कर रहे हैं। उस शिक्षा की वजह से उसने फिर नरसंहार जो है वो रोका था। लेकिन अपनी मृत्यु से एक कुछ घंटों पहले उसने घोषणा की अपने राज दरबारियों से कि जब मेरी शैया को लेके जाया जाए और शमशान लेके जाया जाए तो मेरे दोनों हाथ इस जो अपने क्या बोलते हैं जिसको जो उसको कपड़ा ओढ़ाया जाता है, उस मेरे हाथ दोनों बाहर की ओर लटके हुए होने चाहिए, दोनों लटके हुए होना चाहिए, और पूरी दुनिया देखनी चाहिए कि सिकंदर जैसा ग्रेट जो योद्धा है वही जो है इस धरती से कोई एक वस्तु की बात तो दूर रही, एक धरती का मिट्टी का ढेला भी नहीं लेके जा सकता। ये पूरा संदेश सबको पता चलना चाहिए कि वी कैन नॉट कैरी एनी ए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ए माइक्रो मटेरियल, एक पुद्गल का लाखवां हिस्सा भी हम यहाँ से नहीं लेके जा सकते। जो कुछ नंगे आए थे नंगे ही जाने वाले। मैं इस संदेश के साथ कि इसलिए हमें, हमारा कर्तव्य है कि हम मानवता का संदेश दें, हम प्रकृति के संदेश दें। हम प्रकृति के धर्म के लोग हैं, प्रकृति के नियम के लोग हैं। तो इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूं। मैं अपने चेयरमैन प्रोफेसर जितेंद्र शाह का आभार प्रदर्शित करता हूं कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से प्रोत्साहन दिया। मैं आचार्य भगवान के चरणों में नमस्कार करता हूं, और अगर कोई प्रश्न है तो मैं प्रश्नों के लिए तैयार। जी, प्रोफेसर जितेंद्र शाह। नमस्कार राजमल जी साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विषय पर वैज्ञानिक और के आधार पर हमें क्या करना चाहिए उस बात को प्रस्तुत करते हुए। महाराज जी, अभी आप प्रश्न नहीं, कुछ भी नहीं बोले, मेरे प्रश्न हो रहे हैं, मैं इसी से सुन रहा हूँ। अभी श्रोताओं को मंच खुला करते हैं प्रश्न के लिए। जिनको भी अपने प्रश्न पूछने हैं
हैंड रेज कर सकते हैं और हम उनको प्रश्न पूछने के लिए मौका देंगे। मैं सबसे पहले राम गोपाल जी को आमंत्रित करता हूं, वो अपना प्रश्न संक्षेप में प्रस्तुत करें। प्रोफेसर राम गोपाल जी। महाराज जी को नमस्ते। और मेरा प्रश्न यह है, राजमल जी ने जो 1.5 घंटे का प्रवचन किया, अब हमें प्रश्न के लिए थोड़ा समय चाहिए। मेरा प्रश्न यह है, चैरिटी बिगिंस एट होम। In this conference, we should pass a resolution addressed to the Prime Minister of India that export of meat should be banned from India, that is Bharat. If we can have this resolution passed and send it to governors and every state governor, chief ministers and prime minister, तो हमारा जो आपने 4 घंटे भाषण दिया, साइंटिफिक भाषण दिया, उसको बैन करेंगे। तो जब एक्सपोर्ट बैन हो जाएगा तो यहाँ के जो बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो जाएंगी और हमारे देश के लोगों को भी बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। वेजिटेरियन के बना दें, डॉक्टर जी.सी. जैन जो वेजिटेरियन का काम 30 साल से कर रहे हैं, अब नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस वेजिटेरियनिज्म की होनी चाहिए। दिस इज माय क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं प्रोफेसर जितेंद्र शाह में जवाब दूं इनको। हाँ जी, आप जवाब दीजिए। मैं तो प्रोफेसर श्री राम गोपाल जी को मैं पहले तो ये कहना चाहता हूं, मैंने 1.5 घंटे का प्रवचन नहीं दिया। मैंने 9:10 से शुरू किया, 50 मिनट का ही मैंने अपना खत्म किया है। मैंने कोई 1.5 घंटे का नहीं दिया। और जो आप सुझाव दे रहे हैं वो तो हम ऑलरेडी सरकार के साथ चर्चा में लगे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। दूसरा प्रश्न। अब मैं पदम पत्नी जी दुबई से जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं आमंत्रित करता हूं प्रश्न पूछने के लिए। पदम पत्नी जी। हाँ पदम जी, प्रश्न करिए, अपना माइक अनम्यूट करके। जी हाँ, प्रश्न पूछिए सर। जी प्रश्न पूछिए। मैं आपकी आवाज नहीं आई अभी तक। In the meantime, may I ask a question, sir? Yes, please go ahead. Sir, I am Anil Jain from Delhi. ओहो, बहुत बढ़िया, आपका सम्मान, अभिनंदन सर। बहुत अच्छा लगा आपका इतना ओजस्वी जो मैंने प्रवचन सुना। आपने मात्र 50 मिनट में पूरी दुनिया घुमाई, हमारे को माइक्रोब्स में यात्रा कराई, आपने निगोद में ले गए, क्लाइमेट चेंजेस की बात की, ओशन की बात की, इकोसिस्टम की बात की, बायोडाइवर्सिटी की बात की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की बात की, और इतना साइंटिफिक, इतने कम समय में इतना अधिक ज्ञान हमको दिया कि प्रश्न करने का गुंजाइश रह नहीं गई। पहली बात तो मैं ये कहूँगा आपको ग्रेट कॉम्प्लीमेंट्स कि इतना अच्छा विषय इतने अच्छे तरीके से, सारगर्भित तरीके से, आंकड़ों की मदद से आपने इसे प्रस्तुत किया। मेरा अभिनंदन सर। मेरा प्रश्न नहीं है, आचार्य श्री को नमोस्तु करते हुए मैं एक बात को आज इस सभा में 3 दिन का मुझे जानकारी मिली कि 3 दिनों से आप लोग, इतने सारे लोग, पूरी दुनिया में बैठे हुए लोग, रामगोपाल जी को भी देख रहा हूं कि मौजूद हैं, इतना सारगर्भित विषय हमने उठाया 2600 वर्षों के बाद। महावीर ने अहिंसा के माध्यम से हमको कोई धर्म नहीं दिया। महावीर ने एक सिद्धांत दिया, जीवन शैली को के निर्माण करने के लिए एक सिद्धांत दिया। एक सिद्धांत नहीं दिए उन्होंने, 5 सिद्धांत दिए, लेकिन 2 सिद्धांत आज इस विषय के ऊपर, इस विषय के साथ में ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट होते हैं, जिसमें एक तो आपने नॉन वायलेंस की बात की और एक दूसरा हम बात करेंगे अनेकांतवाद की। ये 2 विषय ऐसे हैं जो महावीर ने इस दुनिया को दिए, और इन 2 विषय में जो नॉन वायलेंस वाला जो विषय है, इस विषय को यदि किसी ने सबसे पहले प्रयोग में लाया
तो वो नॉन वायोलेंट प्रोटेस्ट के लिए लेकर आया। देखिए आप महात्मा गांधी की जब हम बात करते हैं, जिनको ये मंत्र रामचंद्र जी ने दिया, तो नॉन वायोलेंट की बात, यदि नॉन वायोलेंस की कोई बात आई है इस दुनिया के अंदर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने उसके बाद में उसको फॉलो किया, जो अमेरिका रेशियल सिस्टम के लिए उसने उसका इस्तेमाल किया। तो आप ये देखिएगा कि दोनों सिचुएशंस में ह्यूमैनिटी को सरवाइव करने के लिए, रेशियल सिस्टम के लिए, या जुडिशियल सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, या सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नॉन वायोलेंस का इस्तेमाल हुआ। और इस नॉन वायलेंस का इस्तेमाल हुआ और ख़त्म हो गया। देखिए 1968 में मार्टिन लूथर का असैसिनेशन हुआ, और जिसने इस नॉन वायलेंस की स्थापना की, जो स्थापक माना जाता है दुनिया में, जिसकी वजह से सन 2004 में नॉन वायलेंस डे स्थापित हुआ, जिस ईरानियन के कहने से हुआ, ये हमारे कहने से नहीं हुआ, ईरानियन के कहने से हुआ। और वो भी कोई हिंदी के प्रोफेसर थी मेरा ख्याल है पेरिस में, उनके कहने से 2004 से ये दिन मनाया जा रहा है, जहां से आपने शायद ये कार्यक्रम का प्रारंभ किया होगा। और आप ये देखिएगा कि ये केवल सिविल राइट्स के ऊपर रह गया। अभी मैंने चर्चा आपसे सुनी कि इतना सारा माइक्रोब्स की बात की, इतने सारे हमने निगोद की बात की, और इन सारी चीज़ों के साथ अपने इतना बड़ा सारगर्भित विषय नॉन वायलेंस को कनेक्ट किया। लेकिन ये विषय हमारा ना तो 2600 साल पहले हो पाया, और ना ही पिछले 100 साल में राजमंद, क्या नाम है उनका, श्रीमद राजचंद्र जी के बाद वाला जो पीरियड है, उसके बाद ये कनेक्ट हो पाया। मेरा एक निवेदन है इस मंच के साथ में, और मैं उसके साथ एसोसिएट भी होना चाहूँगा, उसके साथ कुछ कंट्रीब्यूट करना हो तो मैं दिल्ली में बैठ के उसे कंट्रीब्यूट भी करना चाहूँगा। तन मन और धन तीनों चाहिए तो तीनों देने के लिए तैयार हूँ कि इस विषय के ऊपर हमको प्रयोगशालाएं बनानी चाहिए। हमको ना केवल अहिंसा की प्रयोगशाला निर्मित करनी चाहिए, हमको एक अनेकांतवाद की भी प्रयोगशाला बनानी चाहिए। और प्रयोगशाला के माध्यम से, जब आपके पास इतने आंकड़े हैं, इतने सारा आपने कलेक्शन किया हुआ है, इतने सारे वैज्ञानिक हम पैदा कर रहे हैं, पैदा कर सकते हैं, तो हमको मात्र इतनी बात नहीं करनी चाहिए कि कौन नॉन वेज खाएगा या कौन नॉन वेज नहीं खाएगा, या हमको प्रोटेस्ट कैसा करना चाहिए, अहिंसात्मक करना चाहिए या कैंडल लेकर होना चाहिए। हमको इस विषय को आगे ले जाने के लिए एक बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं बनानी चाहिए। आपने देखिए, अंतरिक्ष वैज्ञानिक होने के बावजूद भी अंतरिक्ष में मुझे लगता नहीं कि हिंसा और अहिंसा की बात होती होगी। वायुमंडल में तो आपने बता दिया कि वायुमंडल तक ये पहुंच गया है, लेकिन शायद अंतरिक्ष में नहीं पहुंचा होगा। लेकिन हमको इस विषय पर काम करना चाहिए। और मैं अपने आप को आज इस भरी सभा में आचार्य श्री के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करता हूं कि यदि कहीं किसी भी तरीके की मेरी आवश्यकता हो और मैं इस कार्य में उपयोगी बन सकता हूं, तो मैं इस उपयोग में आने के लिए तत्पर हूं, तैयार हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपका ये प्रवचन, और निश्चित रूप से मैं इस विषय के साथ कनेक्ट होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सुझाव के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ से जो जुड़े हैं हमारे साथ, उनको मैं आमंत्रित करता हूं अपना प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए। प्रश्न हो आप संक्षिप्त में। प्रणाम। हाँ जी प्रणाम सर। जी प्रणाम सर। बस मैं तो सर श्रोता हूँ। मुझे सबसे पहले आचार्य कनकान जी को मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, बहुत खुशी है। एक छोटा सा सुझाव है कि चूंकि जो हमारे अमरकंटक में जो ये जैन मंदिर है, या बिहार के वैशाली में एक रिसर्च जो सेंटर बनाया जाए, शोध पीठ, मतलब जैसे कि हमको बहुत अच्छा लगा कि राजमल जैन साहब ने जो लेक्चर दिया साइंटिफिक अप्रोच, तो एक रिसर्च सेंटर इस पर बनाया जाए यूनिवर्सिटी में भी, चाहे जैसे भी हो, ताकि हम लोग उससे और आगे बढ़े, सीखें और जानें। मैं बेसिकली बिहार का हूं और वहां जाता हूं, वैशाली में जो मंदिर है और अमरकंटक में बना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत खुश हूँ। तो एक रिसर्च सेंटर टाइप से। धन्यवाद श्रीवास्तव जी, आपका सुझाव बहुत ही अच्छा है, हम उनका स्वीकार करते हैं। और मैं अगर प्रोफेसर जितेंद्र शाह जी, मैं थोड़ा सा 1 मिनट का खाली दोनों प्रश्नों के जवाब में जरा एक कमेंट देना चाहता हूं, क्योंकि ये दोनों अच्छे सुझाव आए थे। तो मैं 1 मिनट का अगर आप मुझे समय दें तो मैं आई वुड लाइक टू गिव। देखिए, श्री अनिल जी ने जो सुझाव दिया, डॉक्टर हेलो जी, मैं आपको अभी
एक और प्रश्न है, उनके बाद आपको मैं मंच सौंप रहा हूँ। और ठीक है, पहले एक एलसी जैन है, उनके प्रश्न है तो वो प्रश्न पूछे, बाद में आप अपनी बात कहिएगा। जी 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 बिल्कुल जी सर, थैंक यू। हाँ हाँ, एलसी जैन साहब अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए। हाँ सर, प्रश्न पूछिए। पूछिए आप सर। राजमल जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने इतना सुंदर आपने सब विवरण दिए हैं, लेकिन मेरा सोचना ये है कि आप इसमें जो आपने डाटा दिए हैं उसमें बहुत सी अच्छी बातें हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि जो प्रैक्टिकली हमें किस प्रकार की हिंसा को बरकाना चाहिए, एक इंद्री हो, दो इंद्री हो, तो सब ठीक है। अभी तो पंचेंद्री से अगर शुरू करें तो या आपको एक क्रोनोलॉजिकल बनाना पड़ेगा कि भाई हम हिंसा को प्रायोरिटी के हिसाब से कैसे रोकें, किस हिसाब से रोकें। तो मेरा सुझाव यही रहेगा। और दूसरी बात ये है, मैं चाहूँगा कि इतना सुंदर आपका जो अपना भाषण दिया है, प्रवचन दिया है, उसकी एक एक कॉपी अगर हम लोगों को मिल जाए तो हम लोग उसका और प्रैक्टिकली उपयोग कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और कनकनंदन जी महाराज को मेरा बहुत बहुत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत अच्छा प्रवचन दिया। जैन धर्म के अनुसार पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक जीवों के बारे में जी प्रोफेसर जितेंद्र शाह, अभी और बस मैं अपनी बात कहूं। हाँ, आप राजमल जी, डॉक्टर राजमल जी, आप अपनी बात कहिए। जो सुझाव आए हैं उस पर आप क्या कहना चाहते हैं जी, वो हमें बताइए। जी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर जितेंद्र शाह। मैं सबसे पहले तो अनिल जी और डॉक्टर AK श्रीवास्तव और प्रोफेसर LC जैन तीनों का आभारी हूं कि इन्होंने अच्छे सुझाव दिए। मैं विशेष करके श्री अनिल जी ने जो सुझाव दिया है वो बहुत बड़ा अच्छा सुझाव है। अगर आपको याद हो, परसों जो लेक्चर था उसके अंदर अमेरिका की डॉक्टर नीता जैन ने प्रवचन दिया था और उन्होंने वही बात लगभग कही थी कि जो अनिल जी ने आज जो सुझाव दिया उसका प्रैक्टिकल रूप हम इंडिया में कैसे दें। हमें कोई जाति या धर्म की बात नहीं कहनी है, कोई मीट खाए ना खाए, लेकिन हम जैन धर्म के जो प्रिंसिपल्स हैं, तो उन्होंने जो अमेरिका में जो शुरू किया तो उन्होंने कहा 5 सिद्धांत जीवन शैली के, यानी हमारे जो 5 सिद्धांत हैं उनको, लेकिन ये नहीं कहा कि ये जैन धर्म से आए हैं, ये 5 सिद्धांत जीवन शैली का। इसी के आधार पे अगर हम दिल्ली के अंदर जहां बहुत ज्यादा टूरिस्ट भी आते हैं, तो मैं अनिल जी जैन और आप प्रोफेसर जितेंद्र शाह जैसे हम और भी चीजें करनी है हमको इस अहिंसा मिशन के लिए, तो मैं अनिल जी से अपन सहयोग लेंगे, चर्चा करेंगे, वहां पे बैठ के हम क्या किया जा सकता है, कैसे म्यूजियम बनाया जा सकता है या कैसे एक रिसर्च लैब बनाई जा सकती है। तो उसका बहुत बहुत आवश्यकता है इस पूरे विश्व को। जहां तक प्रोफेसर LC जैन ने कहा कि क्रेडेंशियल के हिसाब से हमको बांटें, लेकिन अभी आपने देखा हो, मैंने एक स्लाइड बताई थी कि जो 30 बड़े बड़े माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो हैं 9 देशों के, जिसमें कई सारे नोबेल लॉरिएट्स भी हैं, लेकिन उनका भी कहना यह है कि इस वक्त ये अनसीन जो मेजॉरिटी है उसकी सुरक्षा करना भी आवश्यक है, क्योंकि वो हमारे लॉज ऑफ नेचर को डिस्टर्ब कर रहा है, हमारी बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब कर रहा है और हमारे जो क्लाइमेट का इकोसिस्टम है वो पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। हम बड़ी हत्याएं तो कर रहे हैं, हम मनुष्य को भी मार रहे होंगे, हम पंचेंद्रिय दूसरे जीवों को मार रहे हैं, जैसे मैंने आज बताया हर तरह के एनिमल को मार रहे हैं, लेकिन सब हर जगह हमें अहिंसा का माहौल खड़ा करना है। लेकिन अभी उनकी तरफ भी देखना जरूरी है। आप इसका प्रत्यक्ष उदाहरण तो कोरोना वायरस है। प्रोफेसर LC जैन से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने जितना माइक्रोब्स को नेग्लेक्ट किया, उनको इग्नोर किया, उसका परिणाम आज हमारे सामने आ गया है। हमें भविष्य में नहीं करना चाहिए। हमें 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव जो हवा में है और या समुद्र में है उनको भी नहीं मारना चाहिए। लोगों ने तो बैट्स, चमगादड़ हैं, पता नहीं समुद्री जीव के नाम पे क्या क्या और खा गए हैं।
तो ये मतलब जो है, मुझे तो बहुत दुख होता है जब मैं इस बातों को सोचता भी हूँ या इनको उनके ऊपर रिसर्च के लिए आंकड़े लेता हूँ। तो आंकड़े हमारे पास हैं, मेरे पास पूरा साइंटिफिक अप्रोच है करने की। तो अनिल जी ने जो सुझाव दिया बहुत ही सर्वमान्य है और इसे हमें लागू करना चाहिए। प्रोफेसर A.K. श्रीवास्तव ने कहा कि हमारी जो वैशाली भगवान महावीर की जन्मभूमि है, वहां पे कोई जैनों ने रिसर्च सेंटर नहीं बनाया। मैं आप आज इस प्लेटफॉर्म से एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं, अनिल जी भी शायद इस बात के लिए सहमत होंगे कि हम लोगों ने मंदिर तो बहुत बना लिए, लेकिन रिसर्च सेंटर, प्रयोगशालाएं नहीं बनाई हमारे अपने जैन धर्म को आगे ले जाने के लिए। अरे यहाँ तक कि हमने हॉस्पिटल्स भी नहीं बनाए। अगर मंदिरों की जगह हॉस्पिटल्स बनाए होते तो आज जैनों की जो हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिल रही है, कोरोना वायरस के जो पेशेंट है, कम से कम जगह मिल जाती उनको, इतना लाखों करोड़ रुपया खर्च नहीं करना पड़ता, और जैनों की ज्यादा से ज्यादा मृत्यु भी हो रही है इस समय। तो ये तो मैं तहे दिल से मानता हूं कि सभी के सुझाव के अहिंसा ही नहीं बल्कि अपरिग्रह और जो अनेकांतवाद है, हमारे आचार्य का जो सिद्धांत है, ब्रह्मचर्य का सिद्धांत है, हमें इन पांचों सिद्धांतों को दुनिया के सामने लेके जाना चाहिए। और इसके लिए कम से कम भारत में एक शुरुआत करने के लिए श्री अनिल जी ने जो सुझाव दिया है, बहुत मैं उनका आभार प्रदर्शित करता हूं। मैं श्रीवास्तव जी का, प्रोफेसर LC जैन सभी का आशीर्वाद भी लेता हूं। और उनका मैं एक बार आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव अगर हो तो मैं उन सबका, आप सभी के लिए आशीर्वाद दिलाना चाहता हूं। मैं भी उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। राहुल, क्या हम उनको, आचार्य श्री आपको चरणों में नमोस्तु, आचार्य भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री आपके सुन रहे हैं, आप जो भी बोल रहे हैं उसको। और राजमल जी, जो आपने आचार्य का जो आपने बोला था कि वो आचार्य का नाम क्या है, तो वो उनका नाम है कल्याण मुनि, जो कि कल्याण मुनि, हाँ, राइट, बिल्कुल सही, याद आ गया मुझे याद आ गया बेटा। हाँ, थैंक यू वेरी मच। वो आचार्य श्री से मुझे उम्मीद थी कि वो बताएंगे कल्याण मुनि, जो सिकंदर के टाइम की बात है। ये यहाँ पे आचार्य श्री आपके चरणों में नमोस्तु प्रभु। नमस्ते महाराज। प्रोफेसर जितेंद्र शाह, कोई और प्रश्न या कोई टिप्पणी रह गई हो तो। राजमल जी जी, राजमल जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? आपकी आवाज आ रही है। मेरा कनेक्शन बहुत लो हो गया है, तो जी, मैं बार कट रहा है, तो मैं अभी आपको मंच सौंप रहा हूँ। ठीक है, आभार विधि करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। ठीक है, धन्यवाद प्रोफेसर जितेंद्र शाह आपका। और मैं अब इस कार्यक्रम का ये अंतिम दिन था। आप सभी ने, विशेष करके मैं आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी का बहुत आभारी हूँ। उनके साथी, उनके जो वहां पर कार्य कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैं सभी का, वो नितिन भाई का भी मैं बहुत आभारी हूँ। और विशेष करके ये पूरी जो संगोष्ठी हुई, इसका संचालन संभव ही नहीं हो सकता था, हमारी इस संगोष्ठी की सफलता नहीं सिद्ध हो सकती थी अगर जो श्री पारस जी ने और श्री राहुल ने जो पूरा का पूरा दिन रात लग करके हमारे इस कार्यक्रम को संपादित किया। एक अच्छे मायनों में, सही में, जो कहते हैं ना, पर्दे के पीछे कार्य करने वाले, तो वो जो दोनों हीरो हैं वो तो श्री पारस जी और राहुल जी हैं। मैं उनको नमन करता हूं और उनको इस सफलता के आयोजन के लिए सारा श्रेय मैं उनको देता हूं। मैं सभी प्रतिभागी, सभी श्रोताओं को नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका सम्मान करता हूं। और आपसे अब विदा लेने का समय हो गया है। अब हम जो है इस पूरी संगोष्ठी का ये अंतिम प्रवचन था और अब समय भी हो चुका है समापन का, तो मैं आप सबसे विदा लेता हूं। और आचार्य श्री के जो है, कल आपको सबको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि श्रुत रत्नाकर चैनल के ऊपर आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव का कल 4 बजे से प्रवचन होगा, जहां मोक्ष मार्ग पे, मोक्ष शास्त्र पे वो प्रवचन दे रहे हैं, तो वहां चालू होगा। मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि शनिवार से, यानी 10 तारीख से वापस जो विद्वानों के प्रवचन होते हैं जैनम चैनल पे रात को 8 बजे या 9 बजे के आसपास से, तो वो 10 तारीख से पुनः चालू हो जाएंगे, पुनः प्रारंभ होंगे। और वो आप जरूर सुनिए,
वो बहुत ही जो है लाभकारी होते हैं। उसमें हमारा जैनत्व का जो मार्ग है, हमारा अहिंसा का मार्ग है, हमारे जो पूरा लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति का जो धर्म है, उसकी पूरी बात होती है। लेकिन उसकी सीरीज का जो नाम ही रखा है वो यही रखा है कि 21वीं सदी का दर्शन जो है वो जैन दर्शन होगा। मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि पिछली सदी में नाना पालखीवाल ने, उसमें जो कि जैन नहीं थे, वो एक बैरिस्टर थे, लॉयर थे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने उस समय कहा था 1980 में कि अगली सदी जो होगी तो वो तो जैन दर्शन की होगी। आप देखिए कि वास्तव में जो ये सदी है, अगर इसने अपने जैन दर्शन के सिद्धांत को, जैन बनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जैन दर्शन की अगर फॉलो अप किया, जैन दर्शन का अनुसरण किया, तो ही ये पृथ्वी अब बच सकती है। यानी पृथ्वी के ऊपर इंसान बच सकता है। पृथ्वी को तो क्या कुछ होने वाला नहीं है, जैन धर्म नहीं कहता कि पृथ्वी को कुछ होने वाला है, लेकिन जीव जो है वो हमेशा अपना पर्याय बदलता रहता है। बहुत घटनाएं पहले भी हो चुकी है और फिर से हो सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि जो ये पंचम काल है वो छठे काल की ओर तेजी से चला जाए। तो हमें जैसा भी हो धैर्यता बांध के रखनी है और जैन धर्म को जो है अहिंसा और अपरिग्रह का संदेश और जो है अनेकांतवाद का संदेश पूरे विश्व में प्रचारित करना है। इसी शब्दों के साथ में